नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ताज के इंस्टीट्यूट के इस हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आपके आने वाले पेपर के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, हिंदी हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की बात करूंगा मैं आज। प्रश्न नंबर 1, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार शब्द दिया है यहाँ पर। प्रत्युपकार में संधि है। ध्यान दीजिएगा, ये संधि है आपकी यण स्वर संधि। प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है यहाँ पर? यण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, यण स्वर संधि में क्या होता है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है मित्रों? आप जानते हैं संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आता है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आता है। तो यण स्वर संधि में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो आपका ई या ई, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ई या ई, या उ या उ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो ई या ई हो, या उ या उ हो, या फिर क्या हो? री हो। तो ऐसे हालत में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो ई उ या री हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है। असमान स्वर का यहाँ पर मतलब है कि ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वो उसके लिए असमान हो गया। उ के बाद उ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो वो असमान हो जाएगा। और री के बाद री को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो वो री के लिए असमान हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है ई उ या री के बाद असमान स्वर आता है तो ये जो ई होता है ये तो या में बदल जाता है, ये जो उ होता है ये आधे व में बदल जाता है, और ये जो री होता है ये र में बदल जाता है। तो ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर या व र हो जाता है। ई तो या में बदल जाएगा, उ व में बदल जाएगा और री र में बदल जाता है। और ध्यान देना, ये तीनों ही आधे हैं, तीनों के नीचे हलंत लगे हुए, ये तीनों ही क्या है? आधे। अब अभी यहाँ पर यण संधि हो रही है प्रत्युपकार शब्द में। ये शब्द क्या है? अभी ये है शब्द प्रतिधन उपकार। ये शब्द कैसे बना है? प्रतिधन उपकार से बना है। अब अभी यहाँ पर प्रथम शब्द है प्रति, तो इसमें प्रति टी में छोटी की मात्रा है, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया छोटा ई। और इसके बाद द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पर? उ आया ना उपकार में उ। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं ई के बाद असमान स्वर आ गया उ, तो ई किस में बदल जाएगा? ये ई चला जाएगा किसमें? आधे य में। अब इसमें आपको जोड़ना है ये उ, यहाँ पर उ जोड़ना है इसमें। तो य में जब आधे य में जब उ जुड़ेगा तो अभी ऐसी हालत में ये हो जाएगा यू। ठीक है, अब इधर आइए वापस। अब आपके पास यहाँ पर अभी आपने ई निकाला तो शेष पल क्या बचा आपके पास? ई की मात्रा निकाली तो आधा ता बचा, और इधर से उ निकाले तो इधर क्या बचा? अकार। अब आप इसको ले आएंगे तो अभी ये बीच में इन दोनों वर्णों के बीच में समाहित हो जाएगा। तो ये ता आधा है, ये आधा रह गया, यू उधर से आया और पकार इधर पड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पर शब्द क्या बन गया आपके सामने? प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि हो रही है? यण संधि। कैसे हो रही है? प्रतिधन उपकार। नियम क्या है यण संधि का? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई उ या री होता है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ई तो या में, उ व में और री र में बदल जाता है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये संधि हो जाएगी। और देख लीजिए, जैसे शब्द है अति धन आवश्यक। अति धन आवश्यक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अति में छोटी ई की मात्रा आ रही है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में, और यहाँ पर आ रहा है आ। तो ये ई जाएगा किसमें? आधे या में। इसमें आपको क्या जोड़ना है? तो ये आ जोड़ना है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? या। यहाँ पर या आधे या में आ जोड़ा तो या बन गया। अभी इधर आ जाइए, क्या बचा आपके पास? अभी आपने ती में से ई निकाल लिया तो आधा ता बचा, और इधर से आ निकाल लिया तो इधर बच गया वशायक। अब आप इसको ले आएंगे तो ऐसे हालत में ये आधा ता है, या वहां से आ रहा है, वशायक यहाँ पड़ा हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या शब्द बना है? अत्यावश्यक। कौन सी संधि हो रही है मित्रों? ये यण संधि। ध्यान देना, यण संधि प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। इस प्रकार से ये शब्द बनने वाला है। और भी बहुत सारे शब्द, खूब सारे शब्द इस संधि से बनते हैं। तो ये प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ध्यान रखना, यण संधि का ये नियम है,
यदि ई ई उ उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई तो या में, उ व में और री रा में बदल जाता है। और ध्यान रखना है तीनों ही क्या है, हलंत वाले, यानी तीनों ही आधे हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये बाद में जो असमान स्वर आता है वो उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर संधि हो रही है कौन सी, यण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण, पर्यावरण शब्द का पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, अभी ये भी यण संधि का उदाहरण है, परिधन आवरण। यहाँ पर शब्द बनेगा आपका क्या, परिधन आवरण। अभी अभी आपने जाना यण संधि, आवरण, अभी आपने जाना है यण संधि। तो ध्यान दीजिएगा यण संधि का क्या नियम था, यदि ई ई के बाद ई ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई तो या में, उ व में और री र में बदल जाता है। अभी यहाँ पर परी यानी ये आ गया छोटा, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो गया छोटा ई, और इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पर आ। तो आ देखिएगा ई के बाद असमान स्वर आ गया, तो ये ई किस में जाएगा, ये आएगा यहाँ पर आधे या में। इसमें क्या जोड़ना है, तो ये आ जोड़ना है। अब अभी ये दोनों जब आपने आधे या में आ जोड़ा है तो ये या हो जाएगा, पूरा बन गया यहाँ पर या। अब यहाँ पर देख लीजिए आपके पास ई मात्रा, ई की मात्रा निकाली तो आधा र बचा, और यहाँ पर आ निकाल लिया तो वर्ण बचा। अब आप इसको ले आएंगे तो ऐसे हालत में आप देखिएगा ये आधा र है, ऐसे कैसे रह जाएगा, या उधर से आ रहा है और वर्ण यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर शब्द बन गया पर्यावरण। अब ये जो आधा र है इसको आप क्या करते हैं, आने वाले पूर्ण वर्ण पर चला देते हैं। अभी यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, पर्यावरण, शब्द बन जाएगा यहाँ पर पर्यावरण। ये रहा आपका शब्द पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द, परिधन आवरण, कौन सी संधि है, तो ये यण संधि। ये भी कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 3, रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, रामायण, ध्यान दीजिएगा रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये होगा आपका रामधन अयन। ये रामधन अयन, पर ये अयन अयन है तो न होना चाहिए, न कैसे हो गया, ध्यान देना शब्द है रामधन अयन। तो ध्यान दीजिएगा नियम क्या होता है, ये है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है ये, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब आप दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, तो आप देखते हैं कि जब एक समान स्वर मिलकर, एक समान स्वर कौन कौन से बताए थे, आ या आ में आप आ या आ ही जोड़ोगे तो इन दोनों के मिल से आ ही बनेगा। आ में अ जुड़े या आ में अ जुड़े, कैसे भी जुड़े, आ जुड़े या आ जुड़े या आ में अ जुड़े या आ में आ जुड़े, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। फिर आप देखिएगा फिर होते हैं समान स्वर कौन कौन से आपके, ई ई ई में जब आप ई या ई ही जोड़ोगे तो अभी ये बड़ा हो जाएगा, इनका दीर्घ रूप बनेगा, बड़ा ही हो जाएगा। और फिर एक होता है आपका ऊ या ऊ में आप जोड़ेंगे ऊ या ऊ, तो ये भी इनका भी दीर्घ रूप बनेगा, यानी बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार आ ई और ऊ ये समान स्वर है, तो आ या आ में आ या आ जोड़ा तो आ बन गया, ई में ई या ई जोड़ा तो बड़ा ही बनेगा, ऊ या ऊ में ऊ या ऊ जोड़ा तो बड़ा ऊ बनेगा। ये दीर्घ स्वर संधि होती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें राम में आ की मात्रा है और यहाँ पे क्या आ रही है, आ की मात्रा, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या बचा, आधा माँ बचा आ निकालने के बाद, और यहाँ पर आ निकालने के बाद यन बचा। तो ऐसे हालत में ये आ रहा है इधर आ, तो ऐसे हालत में ये माँ पर लग जाएगा आ की मात्रा और यन यहाँ पड़ा हुआ है, तो शब्द तो रामायण बनना चाहिए, शब्द तो क्या बनना चाहिए, रामायण। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये दीर्घ स्वर संधि तो हो ही रही है, साथ में आप देखिएगा संधि के नियमों में एक नियम ये भी होता है कि यदि प्रथम शब्द में री या री र या श, री र या श कहीं भी आ जाए, प्रथम शब्द में री र या श कहीं भी आ जाए और द्वितीय शब्द में ना कहीं भी आ जाए, तो ऐसे हालत में इनकी जब संधि होती है, जो भी नियम लग रहा है उस संधि के अनुसार संधि होगी, तो ये न जो होगा ये न में बदल जाए, न जो है वो न किस में बदल जाता है, ना में बदल जाता है।
कैसे हालत में? अगर री र या श, प्रथम शब्द में क्या आ जाए? री र या श आ जाए, और द्वितीय शब्द में न कहीं भी आ जाए। प्रथम शब्द में तो री र और श कहीं भी आ जाए, और द्वितीय शब्द में न कहीं भी आ जाए, तो संधि करने पर जिस भी नियम से संधि हो रही है तो ये न जो है वो भी न में बदल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रथम शब्द में र है और द्वितीय शब्द में न है, तो ऐसे हालत में ये जो न है ये किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर शब्द संधि बनेगी आपकी कौन सी? रामायण। अभी और बताया था मैं आपको, बताया था यहां से। अभी जैसे आप बोलते हैं नार धन अयन, शब्द है नार धन अयन, तो ऐसे हालत में ये आ है और ये भी आ है, तो आ मिलकर दीर्घ संधि में क्या बनेगा? आ बनेगा। अब यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ बचा आधा र और यहाँ बचा है यन, तो आप ले आएंगे तो इस शब्द क्या बनना चाहिए? नारायण। लेकिन अभी इस नियम के अनुसार प्रथम शब्द में री र या श कहीं भी आ जाए और द्वितीय शब्द में ना कहीं भी आ जाए, तो जब इनकी संधि होगी तो ये न में बदल जाएगा। प्रथम शब्द में र आ रहा है यहाँ पर और द्वितीय शब्द में न आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसे हालत में ये नारायण न होकर क्या बनेगा? नारायण। शब्द क्या बनेगा? ये नारायण। ऐसे कई सारे शब्द आपके हिंदी में निर्मित होते हैं संधि के माध्यम से। याद रखिएगा यहाँ पर दीर्घ संधि तो हो ही रही है, साथ में ये वाला नियम भी यहाँ पर काम कर रहा है। यदि प्रथम शब्द में री र या श कहीं भी आ जाए और द्वितीय शब्द में ना कहीं भी आ जाए तो ना न में बदल जाता है। यही नियम आपका व्यंजन संधि में भी प्रयुक्त होता है। व्यंजन संधि के भी कई सारे शब्दों में ये नियम प्रयुक्त होता है। अब आप देखिए मैं व्यंजन संधि के नियमों में, व्यंजन संधि के शब्दों में कुछ, मतलब व्यंजन संधि के कुछ नियमों में इनके कुछ शब्द बता देता हूं आपको। देखिएगा जैसे है शब्द कृष्ण धन ना, शब्द है कृष्ण धन ना। अब आप यहाँ पर श है आधा और बाद में भी ना आ रहा है, इसका मतलब ये व्यंजन है दोनों, ये भी व्यंजन है और वो भी व्यंजन है। तो आप लेकिन यहाँ पर री भी आ रहा है, श भी आ रहा है और ना भी आ रहा है, तो ऐसे हालत में प्रथम शब्द में री र या श आ जाए और द्वितीय शब्द में ना कहीं भी आ जाए तो ना में बदल जाएगा। तो अभी जब इनकी संधि होगी तो ये शब्द क्या बनेगा? कृष्णा। और देख लीजिए कृष्ण धन ना, शब्द है कृष्ण धन ना, री र आ गया, यहाँ भी री आ गया और श आ गया और बाद में ना आ गया, ये शब्द क्या बनेगा? कृष्णा। आप देखिए आप बोलते हैं परिधन नाम, इसमें आ गया री यानी र आ गया र और बाद में आ गया न, तो ऐसे हालत में संधि क्या होगी? परिणाम। प्रधन नए, शब्द है प्रधन नए, प्र में र है और बाद में न आ गया तो क्या बनेगा? ये प्रणय। ये व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण है। तो ये नियम व्यंजन संधि में भी काम आता है, स्वर संधि में भी काम आता है और व्यंजन संधि में भी काम आता है। नियम क्या है कि यदि री र या श के बाद प्रथम शब्द में री र या श कहीं भी आ जाए और द्वितीय शब्द में न कहीं भी आ जाए तो संधि करने पर न में बदल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यंजन संधि में भी काम आ रहा है और आपने अभी देखा रामायण शब्द, नारायण शब्द देखा, स्वर संधि में भी ये नियम काम आता है। तो यहाँ पर रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अयम। और इस नियम के अनुसार, नियम तो है दीर्घ स्वर संधि और साथ में ये नियम भी चल रहा है, तो यहाँ शब्द क्या बच जाएगा? राम। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, गायक, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गए धन अप। ये रहा गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गए धन अप। कैसे बनाए, किस नियम से बनाए, तो जान लीजिए इसे भी। यह है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई, अलग अलग से लिखेंगे इनको, ए आई या ओ औ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ए आई ओ औ हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आ जाए, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो संधि करने पर
संधि करने पर ये जो ए है ये तो बदल जाएगा आय में, यह आधा है यहाँ पर। ये जो आई है ये बदल जाएगा आय, ये जो ओ है ये बदल जाएगा आव, और ये जो औ है ये बदल जाएगा आव में। ध्यान रखना यहाँ पर आई में भी यह आधा है, आई में भी यह आधा है, औ में भी वह आधा है, और आव में भी ये वह आधा है। तो ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर क्रमशः आय आय आओ आओ हो जाता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर शब्द दिया है क्या, गायक। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गय धन अक। कैसे होगा, देख लीजिए कैसे होगा, गय धन अक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रही है आई की मात्रा, ग में किसकी मात्रा लगी हुई है, आई की मात्रा, और बाद में आ गया असमान स्वर अ। तो ऐसे हालत में ये आई के बाद असमान स्वर आएगा तो आई किस में जा रहा है, आई में। किसमें जा रहा है, आय। ये आय, ये आधा है, इसमें आपको ये आ जोड़ना है। आपने ये आ जोड़ दिया तो आ जोड़ते ही आप देखिएगा ये पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आय। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, ग में से आई की मात्रा निकाली तो आधा ग बचा, इधर से आ निकाल लिया तो इधर का बचा। अब आप इसको ले आएंगे जो आपने बनाया है यहाँ पर, तो ग में लग जाएगी आ की मात्रा, यह साथ में आ रहा है और का यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसे हालत में शब्द क्या बन जाएगा आपका, गायक। कौन सी संधि से बन रहा है मित्रों, अयाधि संधि से। और देख लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है गए धन इका, गए धन इका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है आई और यहाँ पर आ रहा है ई, तो आई के बाद ई आ गया, यानी आई के बाद असमान स्वर आ गया। तो ऐसे हालत में ये आई किस में जाएगा, फिर आय में जाएगा, चला गया। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये ई की मात्रा जोड़नी है। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, आ ई, छोटी की मात्रा है, आई बन गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर आई निकालने के बाद आधा ग बचा है और यहाँ ई निकालने के बाद का बचा है। अब ये जो बचा है इसमें आप क्या आएंगे, जो बनाया आपने। अब ऐसी हालत में ये ग में लग गई आ की मात्रा और ई साथ में आ रहा है वहां पर, और का यहाँ पड़ा हुआ है। क्या बना है शब्द, गायिका। क्या बना है शब्द, गायिका। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो संधि शब्द है गायक शब्द, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा इसका, गय धन अक। कौन सा नियम है मित्रों ये, तो ये है अयाधि स्वर संधि। क्या होता है अयाधि स्वर संधि में, यदि ए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर ए तो आई में, आई में, ओ आओ औ में, और औ आव में बदल जाता है। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। और देख लीजिए एक दो उदाहरण के दे देता हूं मैं आपको। जैसे शब्द है भो धन इश, शब्द है भोधन इश्य। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ आया है और यहाँ पर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ गया, ई। तो ऐसे हालत में ओ के बाद समान स्वर आया तो ओ किस में जाएगा, अव। ये बाधा, इसमें क्या जोड़ना है आपको, यहाँ पर ही छोटा ही जोड़ना है। तो ये जुड़कर क्या बन जाएगा यहाँ पर, अभी। यहाँ पर हो गया शब्द अभी। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, आधा भ बच रहा है, उधर क्या बच रहा है, शायद। भ में से वो निकाल लिया तो आधा भ बचेगा और यहाँ से ई निकाल लिया तो शय बचेगा। अब ये बन गया आपके पास शब्द अभी। तो इसको ले आएंगे आप देख रहे हैं ये भ जो है ये ऐसे मिलकर पूरा हो गया, साथ में व लाया है, वी लाया है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, शय। शब्द क्या बना है, भविष्य। शब्द क्या बन गया यहाँ पर, भविष्य। और देख लीजिए जैसे आप बोलते हैं पोधन इत्र, तो यहाँ पर आ रहा है ओ, यहाँ पर आ रहा है ई। ओ के बाद समान स्वर आ गया तो ओ किस में गया, फिर औ में गया, आधा हुआ। और इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये ई जोड़ना है। तो यहाँ भी क्या बन गया आपके पास, अभी। अब इधर आ जाइए, तो अगर इसमें से ओ में से ओ की मात्रा निकाले तो आधा प बचा, और यहाँ पर से ई निकाले तो त्र बचा। आप इसको ले आएंगे तो आ रहा है तो ये पस आज से मिलकर पूरा हो गया, साथ में वी लेकर आ रहा है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, त्र। तो शब्द क्या बन गया यहाँ पर, पवित्र। किस नियम से बन रहा है, तो ये बन रहा है किस नियम से, अयाधि स्वर संधि। अयाधि स्वर संधि, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है तो संधि करने पर क्रमशः आय
आए, आओ, आओ हो जाता है। ये है आपकी कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। तो गाय शब्द की का संधि विच्छेद क्या होगा? गए धन। प्रश्न नंबर 5, सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभी ये होगा आपका सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। और ये कौन सा नियम है? तो ये है आपकी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, गुण स्वर संधि में क्या होता है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? आ या आ, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई या उ या री आ जाए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या हो? आ या आ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए? ई उ या री। तो अगर आ के बाद ई आएगा तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे ए, आ के बाद उ आएगा तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ, आ के बाद यदि री आएगा तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे अर। तो अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री आता है, तो ऐसी हालत में अब यह संधि करने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब अभी यह किस प्रकार से, ये शब्द कैसे बना है? नियम तो यह है आपका यण संधि का। अभी जो शब्द बना है आपका सूर्योदय, ये कैसे बना है? सूर्य धन उदय से बना है, गुण स्वर संधि है इसमें। कैसे है? तो ये हो गया सूर्य धन उदय। अब आप देखिएगा यहाँ पर सूर्य धन उदय, तो अब ये जो या है इसमें आ की मात्रा है, तो ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या हो गया आपका अ, और इसके बाद आ गया यहाँ पर द्वितीय शब्द का पहला वर्ण उ, आ गया उ, तो आ के बाद उ आ रहा है, आ के बाद उ आएगा तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ओ बनेंगे, ये बन गया ओ। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपने इस सूर्य में से आ निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? ये आधा या बचेगा, और यहाँ से ऊ निकाल लिया तो यहाँ पर दय बचेगा। अब आप ले आएंगे इसको ओ को, तो ये जो ओ की मात्रा है ये आधे या पर जुड़ जाएगी, तो ये लग गई मात्रा, और दय यहाँ पड़ा हुआ है। बताइए शब्द क्या बना आपका? सूर्योदय। किस नियम से बना है? तो ये बना है किससे? गुण स्वर संधि से। और भी बहुत सारे शब्द होते, अब ये जैसे आप बोलते महाधन, महाधन उदय, महाधन उदय। तो अब यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया? आ, और यहाँ पर क्या आ रहा है? उ। तो आ और उ मिलकर क्या बनेंगे? आ और उ मिलकर क्या बनेंगे? ओ बनेंगे, ये ओ बन गया। अब यहाँ पर क्या बचा है आपके पास? तो आधा ह बचा है, यहाँ पर ओ निकालने के बाद क्या बचा है? दय बचा है। आप ले आएंगे ओ को, तो ऐसे हालत में ये ओ की मात्रा लग जाएगी ह पर, और दय यहाँ रखा हुआ है। बताइए शब्द क्या बना आपका? महोदय। शब्द क्या बना यहाँ पर? महोदय। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके इस गुण स्वर संधि से बनते हैं। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई उ या री हो, तो ऐसे हालत में संधि करने पर इन दोनों आ के बाद ई आएगा तो दोनों मिलकर आई बनेंगे, आ के बाद उ आएगा तो दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर ओ बनेंगे, और आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। ये कौन सी संधि है आपकी? गुण स्वर संधि। अंशुमाली समास, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली। ध्यान दीजिएगा, समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। और इस प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। तो समस्त पद या सामासिक पद जो होता है उसमें दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। पूर्व पद को प्रथम पद भी कहते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं। तो अभी यहाँ पर दो पद है, देखिएगा कैसे, यहाँ पर दो पद है, कौन कौन से? एक तो हो गया अंशु और एक माली। दो शब्द है अंशु और माली। तो प्रथम शब्द तो अंशु है और दूसरा शब्द क्या है? माली। तो अब आप ये तो समस्त पद हो गया। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? अंशु का माली है जो, अंशु का माली है जो, अर्थात अंशु का मतलब किरण, किरणें, किरणों का माली है जो, मालिक है जो, कौन है वो? सूर्य है। अंशुमाली कौन है? सूर्य।
और बताइए क्या यहाँ पर कहीं पर भी लिखा है क्या सूर्य? नहीं। अर्थात जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अब आप लीजिए, प्रथम पद तो है अंशु और द्वितीय पद क्या है? मालिक। पर अंशु का भी कोई अर्थ नहीं है। अंशु का अर्थ है किरण और मालिक का मतलब है मालिक, तो अंशु यानी किरण मालिक, ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन हम इसका तीसरा अर्थ निकाल, अंशु का मालिक है जो, स्वामी है जो, वो कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ आ रहा है, दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो कौन सा समास होना चाहिए? ये बहुब्रीहि समास होता है। और उदाहरण देख लीजिए इसके, ये तो हो गया आपका बहुब्रीहि समास अंशुमाली में। अब ये और भी कई सारे उदाहरण, मान लीजिए आप लिखते हैं जलज, शब्द है जलज, तो आप देखो एक शब्द तो एक प्रथम पद तो हो गया जल और दूसरा पद हो गया ज, तो जल में जल, इसका अर्थ तो क्या निकल रहा है? जल में जल। लेकिन अब इसका तीसरा अर्थ लगाते हैं, जल में जन्म लेता है जो कमल, और ये अर्थ क्या है? रूढ़ हो गया। नहीं तो क्या जल में कुछ और नहीं पैदा होता है क्या? मछलियां, सिंगाड़े, बहुत सारी चीजें पैदा होती है, जन्म लेती है, पर हम केवल कमल के लिए इस शब्द को हमने क्या कर दिया है? रूढ़ कर दिया है। तो अब ये तीसरा अर्थ, इसका तीसरा जो रूढ़ अर्थ है वही लगाया जाएगा, जल में जन्म लेता है जो, क्या है? कमल। अगर आप देखिएगा, जैसे आप बोलते हैं पीतांबर, शब्द है पीतांबर, तो एक तो शब्द है पीत, एक है अंबर, तो पीत यानी पीले और अंबर यानी वस्त्र होता है, तो पीतंबर यानी पीले वस्त्र। लेकिन यहाँ पर पीले वस्त्र, यहाँ पर तीसरा अर्थ लगाया जा रहा है, यहाँ पर क्या है? पीले वस्त्र है जिसके, तो ये है भगवान विष्णु, तीसरा अर्थ लगाया, तो कौन सा समास हो गया? यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास। फिर आप देखिएगा, आप बोलते हैं दशानन, तो एक तो शब्द है दश, धन, आनंद, दस यानी दस और आनंद यानी मुख, दस मुख, अर्थ तो निकल रहा है दस मुख, पर हम इसका तीसरा अर्थ लगाते हैं, दस मुख है जिसके, दस आनंद है जिसके, अर्थात रावण, तीसरा अर्थ लग गया, रावण हो गया। आप बोलते हैं पंच, पंचमुख, अब बोलते हैं पंचमुख, तो एक तो शब्द तो है पंच और एक है मुख। अब बताओ पंचमुख, पांच मुख, अर्थ तो ये निकल रहा है, लेकिन हम क्या अर्थ लगाते हैं इसका? पंचमुख है जिसके, भगवान शिव, पंचमुख है जिसके, वो कौन है? भगवान शिव। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसका तीसरा ही अर्थ लगाया जाता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है आपका? बहुब्रीहि समास होता है। तो अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 7, प्रतिदिन शब्द में समास है, प्रतिदिन शब्द में क्या है? समास ढूंढ रहा है आपको। तो आप देखिएगा, अभी समास की चर्चा कर रहा था मैं, समास जो है कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं, पर जिसमें अव्ययी भाव समास, पहला समास अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, तथा वह समास जिसमें इस प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, वह समास जिसका कौन सा पद? प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, प्रथम शब्द पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, तथा अभी जिसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद या समस्त पद, दोनों पद, समस्त पद का यहाँ पर क्या मतलब है? दोनों पद, समस्त पद को या समस्त पद को, तो प्रथम पद या समस्त पद अव्ययी होता है, प्रथम पद या समस्त पद क्या होता है? अव्ययी होता है, वहां पर होता है आपका अव्ययी भाव समास। तो ऐसे हालत में आ जाइए, ये शब्द है प्रतिदिन, प्रतिदिन अव्यय, पहली बात तो अव्यय का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रथम पद तो अव्यय आएगा, अगर प्रथम पद नहीं है तो समस्त पद ही क्या होगा? अव्यय। प्रथम पद या समस्त पद अव्यय होता है, तो अव्यय होता है इसका मतलब है अभिकारी होता है, लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलता है, तो ऐसे शब्द आएंगे यहाँ पर। अब आप देखिए प्रतिदिन शब्द है, एक तो प्रति और एक दिन, तो ऐसे हालत में अगर बोले प्रतिदिन शब्द तो ये अव्यय शब्द है। अब इसका प्रयोग कीजिए वाक्य में, लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, बताइए लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, पुल्लिंग के साथ में क्रिया पुल्लिंग ले रहा हूं तो ये प्रतिदिन शब्द आ रहा है। अब बोलो लड़की प्रतिदिन पढ़ती है, अब ये मैंने स्त्रीलिंग शब्द लिया है, संज्ञा भी स्त्रीलिंग ली है और क्रिया भी स्त्रीलिंग ली, लेकिन ये प्रतिदिन शब्द नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये क्या है? अव्यय। तो अव्यय होने की स्थिति में कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, तो वहां पर अव्यय उनको कहते हैं अव्यय। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अव्यय शब्द का प्रयोग कौन से समास में करते हैं आप? तो अव्ययी भाव समास में।
जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है तथा जिसका प्रथम पद या समस्त पद दोनों ही पद क्या होते हैं, अव्ययी होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। और भी कई सारे उदाहरण है, प्रत्येक, प्रतिपल, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, आप प्रयोग करके देख लीजिए। प्रत्येक लड़का पढ़ रहा है, प्रत्येक लड़की पढ़ रही है, प्रत्येक लड़का बोले लड़का प्रतिपल, प्रतिपल पढ़ता है, लड़की प्रतिपल पढ़ती है, लड़का प्रतिक्षण पढ़ता है, लड़की प्रतिक्षण पढ़ती है। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो क्या है, अव्ययी। और जहां भी अव्यय आएगा वहां पर कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास। तो ध्यान देखना, अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा लिंग वचन काल के अनुसार। अगर वो परिवर्तित नहीं हो रहा है तो अव्ययी भाव समास। तो प्रतिनिधि शब्द में यहां पर कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए। उपसर्ग प्रत्यय दोनों आए, किसमें आए, तो आप ये देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। आर्थिक, ये बनाए अर्थ धन इक से, तो यहां पर केवल क्या जुड़ा है, अर्थ मूल शब्द है, उसमें केवल एक प्रत्यय जुड़ा है। यह है अधुना, धन इक, यहां भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसके बाद है ये स्वच्छता, बिल्कुल यही शब्द होगा। अब ये कैसे बनाए, ये शब्द सु धन अच्छ धन ता, सुधन अच्छ धन ता, तो सु तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, मूल शब्द है अच्छ, और ता क्या है इसमें, प्रत्यय। सुधन अच्छ धन ता, उत्तर हो जाएगा आपका क्या, स्वच्छता। सुधन अच्छ धन ता, सु तो हो गया उपसर्ग, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो सुधन अच्छ तो बनेगा स्वच्छ, और फिर ता प्रत्यय जुड़ा है, तो वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का बोध कराते हैं। तो अब ये जब ये स्वच्छ बनेगा, उसमें ता जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, स्वच्छ, भाववाचक संज्ञा हो जाए। तो ऐसे हालत में यहाँ पर सु और ता, सु तो है उपसर्ग और ता क्या है यहाँ पर, प्रत्यय। और सुंदरता, ये शब्द कैसे बनेगा, ये बनाए कैसे मित्रों, सुंदर धनता, इसमें केवल क्या लगा हुआ है, प्रत्यय, जबकि यहाँ पर क्या है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। तो ऐसे हालत में यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वो कौन सा शब्द है आपका, स्वच्छ, सुधन अच्छधन ता। अब कैसे बनाए ये शब्द, तो इसको जान लीजिए आप। पहले आप देखो सुधन अच्छ, सुधन अच्छ, पहले उपसर्ग जोड़ देता हूं मैं, तो सुधन अच्छ। अब आपको पता है उपसर्ग में स्वर संधि के नियम लगते हैं, तो अभी ये भी है यण संधि, ऊ के बाद ये हुआ आया, और ऊ के बाद यहाँ पर आ गया असमान स्वर अ, ऊ के बाद असमान स्वर क्या आ गया, अ, तो ऊ जो है आप जानते हैं ऊ चला जाता है आधे व में। अब इसमें आप अ को जोड़ देंगे तो ये अ जुड़ जाएगा इसमें, तो ये व जो है वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, तो आधा स बचा, इधर क्या बचा, तो अच्छ बचा। अब आप इसको ले आएंगे तो अभी आधा स वह उधर से आ गया, और यहाँ पर अच्छ, तो स्वच्छ शब्द बन गया। अब इसमें आप जोड़ देंगे ता प्रत्यय, ये ता प्रत्यय जुड़ गया इसमें, तो बताइए शब्द क्या बन जाएगा आपका, स्वच्छ। तो आप देख रहे हैं स्वच्छता शब्द में क्या है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा स्वच्छ। इसमें उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ। प्रश्न नंबर 9, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। आपको देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है। शब्द है अभियागत, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा अभिधन आगत, यण संधि, शब्द बनेगा कैसे, अभिधन आगत, कौन सी संधि है इसमें, यण संधि। फिर ये बनेगा, ये भी बनेगा अभिधन आस, यहां भी कौन सी संधि है, यण संधि। फिर ये बनेगा अभी धन उदय, यहां भी कौन सी संधि है, अभ्युदय, बिल्कुल यण संधि है। फिर ये बनेगा कैसे, ये बनेगा अधन भिन्न, इसमें उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है।
तो ऐसे हालत में देख लीजिए पूछ रहा है अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अभिन्न, क्योंकि अभिन्न में क्या है? आ उपसर्ग, आधन भिन्न, तभी अभिन्न बना। ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये अभिन्न, इसमें क्या नहीं है? अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। और देख लीजिए बाकी सब में हुआ है, यण संधि है, तीनों यण संधि से बनेंगे। प्रश्न नंबर 10, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अब ये इसमें प्रत्यय है एक, कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता आ रहा हूँ पिछले पेपर से, बहुत सारे मॉडल पेपर में मैंने इन प्रश्नों को डाला है, फिर देख लीजिए। अभी ये कुछ ऊंतावाचक प्रत्यय होते हैं, जैसे एक तो होता है एक होता है या, एक होता है उ, एक होता है एक, एक होता है आ, एक होता है ए और एक होता है ई। ये उनतावाचक प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, उनतावाचक, संतानवाचक, पुत्रवाचक प्रत्यय कहते हैं इनको। जब जब ये प्रत्यय प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अगर ये उनतावाचक, पुत्रवाचक, संतानवाचक प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो किसी न किसी मूल शब्द में जुड़ेंगे। तो अगर मूल शब्द का प्रथम स्वर, मूल शब्द का प्रथम स्वर अगर यदि इक या आ, ए या ई प्रत्यय जुड़ते हैं और मूल शब्द का प्रथम स्वर आ या आ हो, क्या हो? आ या आ हो, तो उसे आ में बदल देंगे। आ होगा तो भी आ कर देंगे और आ होगा तो भी आ कर देंगे। यदि ई या ए आई हो, ई या क्या हो? ए आई हो, तो उसे भी हम क्या कर देंगे? आई में बदल देंगे। मूल शब्द का प्रथम स्वर ई या ए आई होगा तो उसे भी आप किस में बदल दोगे? आई में बदल दोगे। और अगर मूल स्वर का पहला, मूल शब्द का पहला स्वर उ या ओ औ हो, उ या क्या हो? ओ औ हो, तो उसे आप औ में बदल देंगे। और यदि मूल स्वर का पहला स्वर री हो तो उसे आप आर, उसे आप किस में बदल देते हैं? आर में बदल देते हैं। और अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं। मूल शब्द का प्रथम स्वर आ हो तो आ में, ई या ए आई हो तो आई में, उ या ओ हो तो ओ में, री हो तो आर में बदल जाता है तथा अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अंतिम स्वर का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अब अगर मैं ये शब्द जो बनाया वो कैसे बनाए? तो ये शब्द बनाए प्रयोग। मूल शब्द क्या है इसमें? प्रयोग। और उसमें क्या जुड़ा है? एक प्रत्यय जुड़ा है, तो ये उनतावाचक प्रत्यय जुड़ रहा है इसमें। अब अभी जब प्र में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा को आप क्या कर दोगे? आ कर दोगे। बीच वाला ऐसे कैसे रहेगा? अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें एक जोड़ दिया तो ई की मात्रा जुड़ गई इसमें, तो शब्द क्या बन गया यहाँ पर? प्रायोगिक। शब्द क्या बन गया यहाँ पर? प्रायोगिक। और देखिएगा, जैसे आप बोलते हैं समाज धन एक, शब्द है समाज धन एक, तो आप देख रहे हैं स में आ की मात्रा है तो आ किस में जाएगा? आ में जाएगा। बीच वाला ऐसे रहेगा, अंतिम स्वर का लोप किया और एक जोड़ दिया, ये एक जुड़ गया, क्या बना? शब्द सामाजिक। क्या बना है शब्द यहाँ पर? सामाजिक। और देखिएगा, जैसे शब्द है भ्र, अब भ्र में आप जोड़ेंगे अप्रत्यय। भ्र में आपने क्या जोड़ा है? अप्रत्यय जोड़ा है। तो अब ये भ्र में किसकी मात्रा है? री की मात्रा। बताओ री की मात्रा किस में जाएगी? आर। तो अरे भ्री की जगह आपको क्या लगा देना है? आर। ये अंतिम स्वर, ये आर आधा ही है, अब इसमें आ जुड़ जाएगा, ये जैसे जुड़ेगा वैसे क्या बन जाएगा? ये भा। शब्द क्या बन गया यहाँ पर? भा। और देख लीजिए, हृदय धन इक, शब्द है हृदय धन एक। तो आप ह में री की मात्रा है तो ये री की मात्रा किस में जाएगी? आर, ये गई। और अंतिम स्वर क्या है? अंतिम शब्द क्या है यहाँ पर? उसका भी लोप कर दिया। अब आप देख रहे इसमें क्या जोड़ना है? आपको एक जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। ऐसे हालत में ये जो आपका आधा रह था, ये आधा रह जो था वो खत्म हो गया। अब ये जो, अब ये यहाँ पर द के ऊपर एक की मात्रा लगी तो ये पूरा हो गया। अब ये आधा रह जो है इसको आप क्या करेंगे? इस रह को आप क्या करेंगे? छत पर बिठा देंगे। आने वाले पूर्ण वर्ण, शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर? हाथ।
ध्यान रखना, प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? एक प्रत्यय। उनतावाचक, पुत्रवाचक प्रत्यय है। इस प्रकार ये प्रत्यय जुड़ते हैं तब मूल शब्द का प्रथम स्वर अगर आ हो तो आ में, ई या ए हो तो आई में, उ या ओ हो तो ओ में, और री में री हो तो आर में बदल जाता है। आ रहा है समझ में? एक दो उदाहरण और दे देता हूं अन्य प्रत्ययों के। जैसे मान लीजिए आपने जोड़ा है सुंदर, सुंदर में जोड़ा है यह प्रत्यय। अब ये वाला ले लेते हैं, सुंदर धन यह। तो अब यहाँ प्रथम स्वर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो वो किस में जाएगा? ये गया ओ में। अंतिम बीच वालों को कुछ नहीं छेड़ना है, अंतिम स्वर का लोप किया और यह जोड़ दिया, शब्द बनाए यहाँ पर सौंदर्य। अब आप देख रहे हैं ये आधा रह है, तो इस आधे रह को आप क्या करेंगे? ऐसे छत पर बिठा देंगे, शब्द बन जाएगा सौंदर्य। फिर ऐसे बोलते हैं जैसे मधुर धन यह। अब मधुर में आ रहा है, तो आ में आप क्या करेंगे? आ जोड़ देंगे, आ को आ बना देंगे। प्रथम स्वर आए तो आ हो जाएगा, बीच वाला ऐसा कैसे रह गया, और अंतिम स्वर का लोप किया और यहाँ पर जोड़ दिया ये यह। अब आप देख रहे हैं ये आधा रहा है, तो इस आधे रह को आप क्या करेंगे? ऐसे छत पर बिठा देंगे, शब्द बन जाएगा यहाँ पर माधुर। और देख लीजिए, जैसे आपने जोड़ा है कृतिका धन एय, शब्द है कृतिका धन ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क में री की मात्रा है, तो री की मात्रा री स्वर किस में चला जाएगा? आर में चला जाएगा। तो ये हो गया कार, बीच वाले ऐसे कैसे रह गए? अंतिम स्वर का लोप किया और ए जोड़ दिया, तो ये जुड़ गया आई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो री है, ये जो आधा र है, इसको आप क्या करेंगे? आने वाले पूर्ण वर्ण पर चला देंगे। तो अभी आप इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे, कार्तिके। फिर एक देख लीजिए, मारुत धन ई, शब्द है मारुत धन ई। तो आप देख रहे हैं आता आ ही रहेगा, आ या आता आ, अगर आए तो आ हो जाएगा और आता तो आ ही रहेगा। बीच वाला ऐसे कैसे रह गया? अंतिम स्वर का लोप किया और आपने जोड़ दिया यहाँ पर ई। बताइए क्या बना? शब्द बन गया यहाँ पर मारुत। तो ये सब उनतावाचक प्रत्यय होते हैं। तो ये जुड़ने पर अभी इस तरह का परिवर्तन होता है। उनतावाचक, पुत्रवाचक, संतानवाचक इनको प्रत्यय हम कहते हैं। इस प्रकार प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? यहाँ पर एक प्रत्यय। प्रश्न नंबर 11, राघव। राघव शब्द में प्रत्यय है। राघव शब्द में क्या है? प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी मैं आपको नियम बताकर आया हूं पिछले प्रश्न में। तो यहां पर प्रत्यय है अ, यहां पर क्या प्रत्यय लगा हुआ है? अ। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द क्या है? तो ये है रघु धन अ, रघु धन अ। अभी मैंने आपको नियम बताया था, उस नियम के साथ साथ अगर आ वाले प्रत्यय में आ से पहले अगर उ या उ हो, अगर आ में क्या हो? आ से, आ प्रत्यय से, आ प्रत्यय जोड़ रहे, आ से पहले वाला अगर आ से पहले क्या आ जाए? उ या उ आ जाए, तो ये जो उ या उ होता है इसे आधे व में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? आधे व में बदल देते हैं। और आप देख रहे हैं कि वो नियम लग ही रहा है जो पहले लग रहा था, उल्टावाचक प्रत्यय अ। अभी बताया था पिछले प्रश्न में। तो ऐसे अर्थ में ये र में आ की मात्रा है, तो ये आ हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ध रह गया और ये जो उ है ये चलाया किसमें? आधे व में। अब आप देख लीजिए इसमें ये आ जुड़ जाएगा, तो इस आ के जुड़ते ही ये वह पूरा हो जाएगा। तो ऐसे हालत में यहाँ पर क्या बन जाएगा? शब्द राग। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर? राग। और देख लीजिए, मनुधन अ, शब्द है मनुधन अ। तो अभी वो आ रहा है, तो आ तो हो जाएगा, आ में चला गया। यहाँ पर ये न से किससे रह गया और रू की मात्रा किस में चली गई? आधे व में। अब इसको जोड़ देंगे यहाँ पर आ को, तो ये व क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर? मान। और देख लीजिए, पांडु धन अ, पांडु धन अ। तो ये आ का आ ही रहेगा, बीच वाला ऐसे कैसे रह गया? ये ऊ चला गया आधे व में, और इसमें जोड़ दिया आपने ये अ। तो यहाँ भी शब्द क्या बन जाएगा आपके पास? पांडव। गुरुधन अ, शब्द है गुरुधन अ। तो ओ आ रहा है, वो किस में जा रहा है? औ में जा रहा है। याद कीजिए पिछला नियम, तो ये ओ किस में गया? औ में। ये औ ये ऐसे कैसे रह गया और ये ऊ गया आधे व में। अब इसमें जोड़ दो ये वाला अ, अभी ये जो आपका आधा व है ये भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा।
और देख लीजिए धनुधन अ, शब्द है धनुधन अ, तो आ का आ हो जाएगा, ये ऐसे रह गया, वो चला गया आधे व में, तो और फिर जुड़ गया इसमें ये अ, तो क्या बन गया यहाँ पर दानो बन गया। बहुत सारे शब्द, खूब सारे शब्द हैं। और देख लीजिए लघु, लघुधन अ, लघुधन अ, तो अब ये आ का ल में आ की मात्रा है, आ हो जाएगा, बीच वाला ऐसे रह गया, ये आधा ऊ गया किसमें व में, ये गया, और अब यहाँ से जुड़कर ये क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। वैसे हालत में यह शब्द क्या बन जाएगा लाघव। ऐसे कई सारे शब्द बनते हैं इस नियम से, तो ध्यान रखना इसमें राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय मित्रों आप, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर राघव शब्द। प्रश्न नंबर 12, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द तद्भव हैं। चार विकल्प दे रखे हैं जिसमें आपको देखने की सभी शब्द क्या है तद्भव है। सिंगार तद्भव है लेकिन सूत्र आ गया तत्सम है, सूत्र तत्सम है। बिच्छू तद्भव है लेकिन पक्षी आ गया तत्सम है। तत्सम है, साखी तद्भव है। ईट और सांझ ये दोनों ही क्या है तद्भव है, ईट भी तद्भव है और सांझ भी तद्भव। ध्यान दीजिएगा तत्सम तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। और वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो अब इन्हें हमको याद करना होता है, पर कुछ नियम है, उन नियमों से हम क्या करते हैं इनकी उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहले आपको तत्सम तत्सम शब्द के नियम बताऊं, तत्सम शब्द कैसे पहचानेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा तत्सम शब्द पहचानने के नियम। अगर किसी शब्द में चार संयुक्त व्यंजन है सत प्रग ज्ञ और श्र, शत्रज्ञ और श्र, चार तो संयुक्त व्यंजन हो गए। एक हो गया आपका ये भी ऋषि वाला, एक हो गया ष षटकोण वाला, एक हो गया द्वि, एक हो गया विसर्ग, एक हो गया नीचे वाला र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर ये वर्ण, ये वाले जो वर्ण है, ये जो वर्ण है ये किसी शब्द में आ जाते हैं तो वो तत्सम होता है। अगर ये वर्ण किसी शब्द में आ जाते हैं तो वो क्या होता है तत्सम होता है। तो ऐसे हालत में अब आप देखो इस नियम से आप इस प्रश्न को का समाधान कर सकते हैं। अब इनमें सिंगार तो तद्भव है लेकिन ये सूत्र लिखा है इसमें आ रहा है त्र, तो ऐसे हालत में त्र आ गया तो तत्सम है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ देख लीजिए बिच्छू तद्भव है लेकिन यहाँ पर सक्षत्रिय वाला आ गया, ये आ गया सक्षत्रिय वाला है तो तत्सम, यानी क्षत्रिय वाला का प्रयोग कर दिया इसलिए तत्सम हो गया। फिर यहाँ देख लीजिए हस्त, ये आ गया षटकोण वाला, ये रहा श, तो श है इसका मतलब ये भी क्या है तत्सम है। साखी तो तद्भव है लेकिन ये तत्सम है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ईट और सांझ दोनों में, आगे दोनों में क्या लगा है ये चंद्र बिंदु लगा है, इसमें अनुस्वार लगा है और इसमें क्या लगा है चंद्र बिंदु, इसमें अनुस्वार इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा आ रही, शिरो रेखा पर जगह नहीं है इसलिए चंद्र बिंदु लगना है, लेकिन इसकी जगह आपने किसका प्रयोग किया है अनुस्वार का। तो याद रखना जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगाओ, जिस शब्द पर क्या लगाओ चंद्र बिंदु लगाओ वो तद्भव होता है, तद्भव पहचानने का नियम। जिस शब्द पर क्या लगाओ चंद्र बिंदु लगाओ वो क्या होता है तद्भव होता है। जैसे दांत, चांद, आंख, चांदनी, ये सब क्या है तद्भव है क्योंकि चंद्र बिंदु लगा। तो अगर किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगाए तो वो तद्भव है 100%। और अगर किसी शब्द में क्या है शत्रज्ञ श्र, री श द्वि विसर्ग और ये रेफ नीचे वाला, अगर ये वर्ण किसी शब्द में मिल जाते हैं तो वो तत्सम होता है, वो क्या होता है तत्सम। तो देख लीजिए यहाँ पर उत्तर निकल रहा है बड़ी आसानी से। इस प्रकार ईट और सांझ में क्या है दोनों ही शब्द क्या है आपके तद्भव होने के कारण इसका उत्तर ये है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव ढूंढना है अब यहाँ पर। मिष्टान्न, क्षीर, पुष्कर, प्रगट। देख लीजिए ये हो गया मिष्टान्न, शार है यानी क्या है ये तत्सम है। ये क्षत्रिय वाला आ रहा है इसलिए ये भी क्या है तत्सम है ना, क्षत्रिय वाला, इसमें भी श आ रहा है तो ये भी क्या है तत्सम है। लेकिन यहाँ देख रहे हो प्रगट,
प्र तो आ रहा है, रप्त्या मात्रा तो आ रही है, लेकिन प्रगट, प्रगट इसका तत्सम क्या होगा, प्रकट होगा। ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर कोई शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी अशुद्ध लिखा है, इसमें रेप तो है लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, प्रकट होना चाहिए, तो ऐसे हालत में ये भी क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है, प्रकट तो तत्सम है, ये गलत लिखा है, इसलिए ये भी क्या है आपका तद्भव। प्रश्न नंबर 14, कृत्रिम के लिए विलोम, विलोम शब्द आ गया, कृत्रिम शब्द, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। कृत्रिम यानी हमने हम जो हमारे द्वारा कृत्रिम यानी बनाया गया, और इसका होता है प्राकृतिक, नकली, नैसर्गिक। प्राकृतिक यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नैसर्गिक हो जाएगा। इस प्रकार कृत्रिम का विलोम क्या होता है, नैसर्गिक या प्राकृतिक भी आप कह सकते हैं, पर इसका विलोम यहाँ पर प्राकृतिक नहीं होकर क्या दे रखा है, नैसर्गिक। तो नैसर्गिक हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम का विलोम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट शब्द। प्रश्न नंबर 15, निम्न विलोम युग्मों, फिर विलोम शब्द आ गए, विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए। कौन सा सही है, शुष्क, शुष्क का आर्द्र होना चाहिए, शुष्क क्या क्या होना चाहिए, आर्द्र। रक्षक, रक्षक का भक्षक होना चाहिए, गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रक्षक का क्या होना चाहिए, भक्षक। ज्ञानी का पंडित, ज्ञानी पंडित एक ही बात है, ज्ञानी का अज्ञानी होना चाहिए। लेकिन शोक, शोक का क्या होना, शोक यानी दुख, हर्ष यानी खुशी, यही उत्तर है आपका। शोक यानी तो दुख और हर्ष यानी क्या है, खुशी। तो अगर दुख सुख, दुख सुख हो गया तो विलोम हो गया, तो विलोम का युग्म यही सही है। इस प्रकार अभी इसका उत्तर हो जाएगा शोक और हर्ष। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है, केश का पर्यायवाची नहीं है, केश यानी बाल, बाल का पर्यायवाची नहीं। ध्यान दीजिएगा, कुंतल बाल होता है, कच्छ भी बाल होता है, शिरोरूह भी बाल होता है, शिरोरूह, सिर की रूह में क्या है, बाल। लेकिन सरोरूह, सरोरूह जो है वो होता है कमल, सरोरूह क्या होता है, कमल। कैसे बनाए शब्द, सरह धन रूह, सरह धन रूह, सरह यानी सरोवर, तालाब की रूह से उत्पन्न होने वाला क्या है, कमल। सरोरूह क्या है, कमल। विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर, सरह धन रूह। ऐसे हालत में ये शब्द बन जाएगा क्या आपका, सरोरूह, और ये क्या है, कमल। तो ये केश का पर्यायवाची नहीं है। केश का मतलब बाल, तो कुंतन भी बाल होता है, कच्छ भी बाल होता है, शिरोरूह भी क्या होता है, बाल। लेकिन सरोरूह किसका पर्यायवाची है, कमल का। तो ऐसे हालत में केश का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, कमल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 17, हमारे टाइपिस्ट ध्यान नहीं रखते, हमारे टाइपिस्ट हिंदी नहीं जानते। ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित शब्दों पर देता हूं, खाना सकर्मक क्रिया है, टहलना अकर्मक क्रिया है, सीखना सकर्म, सीखना भी अकर्मक, सीखना भी क्या है, अकर्मक। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, और तोड़ना सकर्मक। ध्यान दीजिएगा, सकर्मक और अकर्मक, कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े। तो आप देखिए, टहलना, टहलने का प्रभाव, जो टहलेगा, राम टहल रहा है, तो बताइए किस पर प्रभाव पड़ेगा, राम पर ही, अकर्मक है। और आप देखिए छींकना, राम ने छींका या राम छींक रहा है, तो बताइए कौन सी क्रिया है, ये भी अकर्मक। लेकिन कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़े, तो वहां पर सकर्मक होती है। खाना, राम ने खाना खाया, बताओ राम पर भी प्रभाव और खाना भी खत्म हो रहा है, तो खाने पर भी प्रभाव, सकर्मक है। राम ने पत्थर तोड़ा, तो राम पर भी प्रभाव और पत्थर पर भी प्रभाव, तो ये दोनों क्रियाएं सकर्मक है और ये दोनों क्रियाएं क्या है, अकर्मक। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 18, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है
मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। दो क्रियाएं हो रही है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो नहा धोकर नाश्ता करूंगा। ये पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जब जब मुख्य क्रिया से पहले, अर्थात मुख्य क्रिया यानी अंतिम क्रिया जिससे वाक्य का अंत होता है, जब मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया संपादित हो जाती है तो उसे हम पूर्वकालिक या पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रियाओं के पीछे कर शब्द जुड़ा होता है। क्या शब्द जुड़ा होता है? कर शब्द। तो अभी वहां लिखा है मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। पहले क्या करेगा? वो नहाएगा धोएगा फिर नाश्ता करेगा। तो अंतिम क्रिया है नाश्ता करूंगा, उससे पहले वो क्या करेगा? नहा धोकर। कर लगा हुआ है साथ में। कौन सी क्रिया हो रही है मित्रों? पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया। जैसे राम दौड़कर आया, तो आया अंतिम क्रिया, उससे पहले वो क्या कर रहा है? दौड़कर आया। आप बोले राम हम पढ़कर सोते हैं, हम रोजाना पढ़कर सोते हैं। सोना अंतिम क्रिया, उससे पहले क्या करते हैं? पढ़कर। तो ये सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। इन क्रियाओं के पीछे सामान्यतः कर शब्द जुड़ा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 19, अंग्रेजों का मुकाबला किया। अंग्रेजों का मुकाबला किया कौन सा काल है? अंग्रेजों का मुकाबला किया, कर चुके हो, भूतकाल है। पर भूतकाल में भी कौन सा है? तो आसन्न, संभाव्य, सामान्य, सामान्य भूतकाल। कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु ये ज्ञात ना हो कि कार्य अभी हुआ है कि बहुत देर पहले हुआ। अंग्रेजों का मुकाबला किया। बताइए, मुकाबला किया यानी कर चुके हो, लेकिन कब किया? अभी किया है, थोड़ी देर पहले के बहुत देर पहले किया, इसका पता नहीं लग रहा। तो ये सामान्य भूतकाल है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के भूतकाल में, बीते हुए समय में सामान्य रूप से होने का बोध हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। किंतु उससे ये बोध ना हो कि कार्य अभी हुआ है कि बहुत देर पहले हुआ, तो वहां पर सामान्य भूतकाल हो जाएगा। राम बाजार गया। राम बाजार गया। अब बताओ, राम बाजार गया जा चुका है लेकिन पता नहीं लग रहा, सामान्य भूतकाल है। फिर कहें राधा ने खाना खाया। राधा ने खाना खाया। राधा ने खाना खाया, खा चुकी है, पर कब खाया पता नहीं लग रहा। भूतकाल तो है पर पता नहीं लग रहा कि कब खाया। सामान्य भूतकाल। कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल। अविनाश ने गाना गाया। अविनाश ने गाना गाया। राधा ने पत्र लिखा। तो ये सब क्या है? सामान्य भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि कार्य सामान्य रूप से भूतकाल में तो हुआ है, किंतु ये ज्ञात ना हो कि कार्य अभी हुआ है कि बहुत देर पहले हुआ है, वहां पर क्या होता है? सामान्य भूतकाल। राम बाजार गया, जा चुका है लेकिन कब गया। राधा ने खाना खाया, खाना खा चुकी है लेकिन कब खाया है, तो ये सामान्य भूतकाल है। अंग्रेजों का मुकाबला किया में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। प्रश्न नंबर 20, किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं, और इंदिरा यानी इंद्र की पत्नी। शब्द युग में यहाँ पर तो इंदिरा, इंद्र की पत्नी सची नहीं, उल्टा हो गया अर्थ नाम। ये रहा, इंदिरा यानी तो क्या है? माता लक्ष्मी, और इंदिरा यानी क्या? इंदिरा यानी इंद्र की पत्नी सची। ये हो जाएगा शब्द युग यहाँ पर इंदिरा और इंदिरा। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट शब्द युग में। प्रश्न नंबर 21, निशाकर और निशाचर शब्द युग मारा है यहाँ पर। निशाकर और निशाचर। निशाचर जो रात्रि को चरण करता है, रात्रि को घूमता है, वो निशाचर है यानी राक्षस है। और निशाकर, तो निशा करने वाला, रात्रि करने वाला कौन है? चंद्रमा। तो निशाकर तो हो गया चंद्रमा, और निशाचर रात्रि को घूमने वाला राक्षस। निशाकर तो हो गया चंद्रमा, और निशाचर कौन हो गया आपका? राक्षस। निशा रात्रि को चरण करने वाला, रात्रि को घूमने वाला, निशाकर यानी राक्षस, और निशाकर यानी चंद्र। प्रश्न नंबर 22, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, तो ये हो जाएगा आपका छिद्रान्वेषी। ये हो जाएगा क्या? छिद्रान्वेषी। ध्यान रखना,
छिद्रान्वेषक, एक तो होता है छिद्रान्वेषक, एक होता है छिद्रान्वेषी। तो छिद्रान्वेषक का मतलब भी यही होगा, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, और छिद्रान्वेषक का मतलब भी यही होगा, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। एकल शब्द। प्रश्न नंबर 23, उपत्यका। उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है एकल शब्द। उपत्यका, उपत्यका होती है पर्वत के नीचे की भूमि। उपत्यका क्या होती है? पर्वत के नीचे की भूमि। पर्वत के नीचे स्थित समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। और अभी क्या ऐसा एक शब्द और होता है, ध्यान रखना, ये आपको उस शब्द युग में पूछा जा सकता है, अपत्यका। एक होता है अपत्यका, एक तो होता है उपत्यका। तो उपत्यका मतलब तो होता है, उपत्यका का मतलब तो होता है पर्वत के नीचे की समतल भूमि, और अपत्यका मतलब होता है पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। उपत्यका का मतलब तो पर्वत के नीचे की भूमि, और अपत्यका का मतलब होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। ये पर्वत के नीचे की समतल भूमि, और उपत्यका और अपत्यका पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं। ध्यान रखना इस शब्द को भी, अपत्यका और उपत्यका, ये भी आपको शब्द युग में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अच्छा, मुहावरे हैं, ध्यान दीजिएगा। लड्डू होना, लड्डू होना बना, लड्डू होना नहीं होगा, ये लट्टू होना है। ये क्या है शब्द? लट्टू होना। लड्डू गलत लिखा है यहाँ पर, लट्टू होना सही लिखा है। लट्टू होना, लड्डू नहीं है, ये क्या है शब्द? लट्टू होना। राम सीता पर लट्टू हो गया, यानी क्या हो गया? मुग्ध हो गया। ठीक है। लाल पीला होना, राम रावण को देखकर लाल पीला हो गया, गुस्सा आ गया। उसके बाद क्या? पापड़ बेलना। पापड़ बेलना बोलते हैं ना कि छात्र छात्र पढ़ाई करते समय पापड़, मतलब चलो छोड़ो इसको, छोड़ो। ऐसे बोले कि कठिन कार्य को करने के लिए हमें पापड़ बेलना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है? कष्ट उठाना पड़ता है। फिर बोले हवा लगना, है ना, इस बच्चे को हवा लग गई, यानी असर हो गया, असर होना। और पलके बिछाना, पलके बिछाना यानी राम अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने पलके बिछाकर उनका स्वागत किया, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो इस प्रकार सुमेलित हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या कैसे सुमेलित हो रहा है। ए का क्या आ रहा है? लट्टू होना मतलब मुग्ध होना, यानी 3। फिर लाल पीला होना यानी गुस्सा होना, बी का क्या आ रहा है? 2। उसके बाद पापड़ बेलना, सी, पापड़ बेलने का क्या आ रहा है? कष्ट उठाना, यानी 4। उसके बाद हवा लगना यानी 1, डी का हो जाएगा 1। और ई पलके बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ई का हो जाएगा 5। मिला लीजिए, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5, ये रहा उत्तर। मुहावरे, इस प्रकार से इसका उत्तर निकल जाए। बहुत सारे मुहावरे एक साथ यहाँ पर संपादित, अच्छे प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है? गलत ढूंढना है आपको। रास्ता नापना, आकलन करना, गलत, यही गलत। रास्ता नापना, रास्ता देखना, चले जाना, रास्ता नापो, रास्ता नापो बोलते हैं, रास्ता नापो यानी चले जाना, आकलन करना नहीं होता, यही गलत है। और देख लो, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, मैं आपकी रग रग जानता हूं, यानी मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। लोहा लेना यानी सामना करना, या फिर किसी का नाम ले, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से लोहा लिया तो सामना किया। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन रास्ता नापना यानी चले जाना, भगा देना, चले जाना, रास्ता नापना, आकलन करना नहीं होगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा? रास्ता नापना, आकलन करना नहीं होता है। रास्ता नापो, चले जाओ यहां से, तो रास्ता नापना, चले जाओ। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध ढूंढना है। वर्तनी का अशुद्धि है,
अजमाइश गलत, आजमाइश होना चाहिए। क्या होना चाहिए शब्द? आजमाइश। उसके बाद अंताक्षरी नहीं होता, ये होता है अंत्याक्षरी। शब्द होता है अंत्याक्षरी। बोलते ना आप अंत्याक्षरी खेलते, तो जिस जिस अंत मतलब जिस वर्ण से अंत होता है शब्द का, उसी से आपको गाना गाना है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, बड़ी की मात्रा, आशीर्वाद होता है। और आगामी, आगामी बिल्कुल सही है। शब्द शुद्ध शब्द ढूंढना है तो आगामी बिल्कुल सही है। बाकी तीनों क्या है? गलत है। तो शब्द शुद्ध शब्द ढूंढना है तो आगामी शब्द शुद्ध है। प्रश्न नंबर 27, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का भेद है। मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो अब ये मनुष्यता क्या है? यहाँ पर गुणवाचक विशेषण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्य से बना मनुष्यता, मनुष्य है जातिवाचक संज्ञा, और जब उसमें आपने ता प्रत्यय लगा दिया तो कौन सी बन जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। मनुष्य धन ता प्रत्यय, तो मनुष्य, मनुष्य तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उस पर ता प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता। आप देखते हैं सुंदरता, सुंदर विशेषण में पशुता, लघुता, मधुरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। सब क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। तो मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है? मनुष्यता शब्द में क्या है? तो भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 28, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर वर्ग, वर्ग वर्ग बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा है। झरना, झरना क्रिया है, क्या है? क्रिया, स्वाभाविक समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो झरना, झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। वर्ग भी, वर्ग किसी का वर्ग, इसके बाद सेना और सभा समूहवाचक है। आप बोलो झुंड, रेवड़, भीड़, जत्था, कक्षा, परिवार, समाज, सेना, पुलिस, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर झरना क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम ढूंढना है आपको। आज बरसात होगी, कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, बताइए कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो वक्ता और मतलब वक्ता और लेखक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं बोलने वाले कह रहा है मैं, तो ये उत्तम पुरुषवाचक है। कौन सा वाला है ये? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने नहीं, कौन सा है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। और ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक शब्द। ये वक्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है मैं शब्द। प्रश्न नंबर 30, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। बहुत अच्छा। वाक्य में कितने विशेष हैं? ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण। तो विशेषण का मतलब हो गया विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर पहले तो विशेषताएं देख लीजिए कौन कौन सी है। एक तो भोला, एक क्रूर, एक कठोर और एक कोमल। तो कितनी हो गई विशेषताएं? तो 4। 1 1 2 3 और 4, 4 तो हो गए क्या इसमें? विशेषण। 4 विशेषताएं। और अभी वही 4 विशेषताएं किस किस की है? तो एक तो बालक की है, एक तो बालक विशेष्य हो गया, एक डाकू विशेष्य हो गया,
एक कठोर हृदय विशेष्य हो गया और एक भावना विशेष्य हो गया। 4 हो गए। कितने हो गए? 4। 1 2 3 4, 4 विशेष्य। ये रहा 4। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो ये भोला एक विशेषता किसकी है? बालक की। क्रूर डाकू की विशेषता 2, हृदय की विशेषता 3, कठोर, भावना की विशेषता कोमल 4। तो कुल मिलाकर कितने विशेष्य हो गए? यहाँ पर 4 विशेष्य हो जाए। 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 31। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? फिर पूछ रहा है ये विशेष्य। तो अभी ये यहाँ पर ठंडा पानी, ठंडा पानी, पानी की क्या विशेषता आ रही है? ठंडा। तो ये पानी क्या है? यहाँ पर विशेष्य। पानी क्या है? यहाँ पर विशेष्य। ये रहा ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, बिल्कुल ठंडा पानी, यानी पानी की विशेषता आ रही है। पानी कैसा है? ठंडा है। तो विशेष्य क्या है यहाँ पर? पानी। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण, क्रिया यानी कार्य, विशेषण यानी विशेषता, कार्य की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। कौन से वाले? तो एक तो होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया होने के तरीके, ढंग, प्रणाली, शैली का पता लगाते हैं। कैसे? जैसे कार्य कैसे हो रहा है, तो राम धीरे धीरे चलता, पता चलने का तरीका क्या है? धीरे धीरे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, क्रिया होने के स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक कहलाते हैं। स्थान आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, अंदर बाहर, भीतर, कोटा बूंदी बारह, सब क्या है? स्थान। तो स्थान, राम आगे चलता है, राम पीछे चलता है, राम ऊपर पड़ता है, राम नीचे पड़ता है, स्थान बता रहे क्रिया का, तो स्थानवाचक हो जाएगा। नंबर 3 हो जाएगा आपका कालवाचक। नंबर 3 हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक, काल यानी समय, वे क्रिया विशेषण जो कार्य होने के समय संबंधी, कार्य होने की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। छात्र सुबह पढ़ता है, पढ़ता है कब? सुबह। तो आप देख रहे क्रिया होने का समय बता रहे हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। शाम को पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है, कल पढ़ेगा, आज पढ़ेगा, सुबह पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, प्रतिदिन पढ़ता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और एक हो जाता है परिमाण, ये हो जाता है कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने का नाप तोल, क्रिया होने की क्या नाप तोल प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने की नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। राम अधिक बोलता है, बोलो परिमाण है, कम बोलता है, बहुत बोलता है, थोड़ा बोलता है, क्या है वो? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार। कौन कौन से? रीतिवाचक, रीति यानी तरीका, क्रिया होने का तरीका, मेथड, ढंग, प्रणाली। स्थानवाचक यानी स्थान, क्रिया होने का स्थान संबंधी विशेषता। कालवाचक यानी क्रिया होने की समय संबंधी विशेषता। और परिमाणवाचक यानी क्रिया होने की नाप संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण कहलाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 33, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। आ गया परिमाणवाचक, बताइए क्या बताया था? नापतोल संबंधी। तो अभी का वह बहुत थक गया, वह बहुत थक गया, थक गया, क्या थक गया? बहुत, नापतोल है, यही इसका उत्तर। वह बहुत थक गया, थकना क्रिया और उसकी विशेषता क्या आ रही? बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक। तो ये परिमाणवाचक है। ये देख लो, अभी अभी आया है, अभी अभी आया है। कालवाचक है, समय बता रहा है, अंदर बैठा है, स्थानवाचक है। और अब वह अब भली बाती नाच लेता है, भली बाती कैसे नाच लेता है? रीतिवाचक है, जबकि वह बहुत थक गया में कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये इसका उत्तर हो जाए। हाँ, वह बहुत थक गया। प्रश्न नंबर 34 गृह और ग्रह, गृह और ग्रह
ध्यान देना, ये ग्रह है नक्षत्र और ये ग्रह है घर। ध्यान रखना ऐसे शब्दों का, गृह और ग्रह। तो गृह यानी तो क्या हो जाएगा आपका घर हो जाएगा, और ग्रह यानी क्या हो जाएगा तो नक्षत्र हो जाएगा। ये रहा घर और नक्षत्र। गृह ये री की मात्रा, ध्यान रखना, ये री गृह यानी तो घर, और ग्रह ये ग्रह नक्षत्र प्लेनेट जिसको बोलते हैं। तो घर और नक्षत्र शब्द में ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह यानी तो घर और ग्रह यानी नक्षत्र। आज के लिए अंतिम प्रश्न ले रहा हूं पारिभाषिक शब्दावली से। कैपिटल, कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 अर्थ तो कैपिटल के हैं और एक अर्थ कैपिटल का नहीं है। कैपिटल यानी राजधानी, भारत की कैपिटल दिल्ली। स्तंभ शीर्ष, कैपिटल पर बैठा है, स्तंभ सबसे ऊंचाई पर, बिल्कुल कैपिटल। सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य नहीं होगा। दीर्घाक्षर, बिल्कुल कैपिटल है। दीर्घाक्षर नहीं बोलते, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर बिल्कुल होता है। दीर्घाक्षर बड़ा अक्षर, मोटे मोटे अक्षर मिलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो ऐसे हालत में सामर्थ्य यहाँ पर इसका अर्थ नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सामर्थ्य। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामर्थ्य। इस प्रकार आज मैं लेकर आया आपके लिए हिंदी के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 35 प्रश्न। आगे भी मैं आप लोगों के लिए अगले मॉडल पेपर में और भी पूरे सिलेबस से संबंधित इस पेपर में 35 प्रश्नों में पूरे 22 टॉपिक हैं आपके। 22 जो पाठ्यक्रम है, 22 जो आपके हिंदी के व्याकरण में जो पाठ्यक्रम दे रखा है, 22 शीर्षकों से मैंने आप लोगों के लिए 35 प्रश्न लिए हैं। इसी प्रकार मैं आपके आगे वाले आने वाले पेपर भी इस प्रकार में सारा सिलेबस समाहित करने का उसमें प्रयास करूंगा। आप अवश्य इनका अध्ययन कीजिएगा। ये प्रश्न आपको अवश्य ही परीक्षा में लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। धन्यवाद।